फ्यूचर इंडिया अलायंस का क्या रहे और क्या नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी लड़ाई तो लोगों के फ्यूचर की है। अलायंस, पार्टी, लीडर इनके फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं? दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर तो अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं, अच्छी एजुकेशन देके। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए हम आपदा हैं। बीजेपी दिल्ली में ना कोई नेता बता पा रही है लोगों को कि साहब देखो हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके पास में गाली गलौज नेता हैं। दिल्ली का जहां तक अपोर्शनमेंट है पॉल्यूशन का, इलेक्ट्रिक बसेज लगा के, इलेक्ट्रिक वाहनों की फ्लीट, ई चार्जिंग बढ़ा के दिल्ली सरकार ने अपना काम पूरा किया है। दिल्ली सरकार किसी वाहन को, डीजल वाहन को दिल्ली से बैन करती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसको गाजियाबाद में अलाउ करती है, नोएडा में अलाउ करती है। एक प्रोसेस है सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करने का। अब पता नहीं बीजेपी ने कहीं से अपने आप में हेडक्वार्टर में बैठ के एक टेबल वो रिपोर्ट बनवा ली है सीएजी की, उसी को बांटे जा रही है। बोली ये सीएजी, हो सकता है सीएजी की रिपोर्ट में हमारी तारीफ लिखी हो। आम आदमी पार्टी की इमेज एक ईमानदार नेतृत्व की है, पढ़ी लिखी पार्टी की है। वो जब दिल्ली का चुनाव लड़ रही है तो कह रही है जी हम स्कूल पे बात नहीं करेंगे, हम अस्पताल पे बात नहीं करेंगे, हम बताएंगे केजरीवाल ने सोने का टॉयलेट बनवाया, ये हम झूठ बोलेंगे। भाई केजरीवाल के सोने के टॉयलेट पे चुनाव लड़ लो तो छप्पर फाड़ के सीटें आएंगी, कितनी आएंगी वो और थोड़ा क्लोजर टू इलेक्शन और स्पष्ट होने लगे। दूर दूर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, ऐसा क्या इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या रहेगा इसमें? देखिए, फ्यूचर इंडिया अलायंस का क्या रहे और क्या नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर दिल्ली के बच्चों का क्या रहेगा ये महत्वपूर्ण है। और दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर तो अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं, अच्छी एजुकेशन देके। दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रख के उनका फ्यूचर अरविंद केजरीवाल ही सेव कर सकते हैं। हमारी लड़ाई तो लोगों के फ्यूचर की है। अलायंस, पार्टी, लीडर इनके फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं? चिंता ये कीजिए कि दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर, बीजेपी आप लोगों को आपदा का नाम दे रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बीजेपी के लिए हम आपदा हैं। बीजेपी दिल्ली में ना कोई नेता बता पा रही है लोगों को कि साहब देखो हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके पास में गाली गलौज नेता हैं, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ियां बांटते हैं। तो अब बीजेपी के ऊपर आपदा आई हुई है कि भाई किसको, अरविंद केजरीवाल के सामने किसको खड़ा करें, कि कौन चेहरा हो सकता है जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले क्रेडिबल हो सकता है? कोई नहीं है, इश्यूज नहीं है। क्या दोगे दिल्ली को? लोग पूछ रहे हैं भाई हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, यूपी में तुम्हारी सरकार है, वहां कोई स्कूल ठीक क्या हो तो बताओ। भाई अल्टीमेटली दिल्ली सरकार के चुनाव का मतलब क्या है? दिल्ली सरकार के चुनाव का मतलब है स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी पे काम करने वाली सरकार। लोग कह रहे हैं यार तुमको लॉ एंड ऑर्डर दिया था 10 साल से तुमसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हुआ, तुमको स्कूल, अस्पताल और तुमसे बर्बाद करा लें। तो सर अब मैं आता हूँ पोल्यूशन वाले मुद्दे पे। आपकी पंजाब में भी सरकार है, अब दिल्ली में भी आप 10 साल से हैं, लेकिन पोल्यूशन में बेहतरी कुछ आई है, लेकिन पूरी तरह से अभी उस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो कैसे आप दिल्ली को अश्योर करते हैं कि अगली बार आपको चुनेंगे तो पोल्यूशन ठीक रहेगा? देखिए, दिल्ली का जहां तक अपोर्शनमेंट है पॉल्यूशन का, इलेक्ट्रिक बसेज लगा के, इलेक्ट्रिक वाहनों की फ्लीट, ई चार्जिंग बढ़ा के दिल्ली सरकार ने अपना काम पूरा किया है। लेकिन जब दिल्ली सरकार किसी वाहन को, डीजल वाहन को दिल्ली से बैन करती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसको गाजियाबाद में अलाउ करती है, नोएडा में अलाउ करती है। अब पॉल्यूशन की बाउंड्री तो होती नहीं है कि नहीं साहब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में जो डीजल वाहन नोएडा में पॉल्यूशन फैला रहा है, गाजियाबाद में फैला रहा है, सोनीपत में फैला रहा है, वो दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं आएगा। तो जब तक पूरे नॉर्थ इंडिया को एक होलिस्टिक लुक देखे कि भाई गाजियाबाद में जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो भी तो दिल्ली वालों की नाक में जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बैन कर दिए भाई यहाँ डीजल वाहन इस तरह से नहीं चलेंगे, लेकिन गाजियाबाद में चल रहे हैं। तो जब तक इसको पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा, और नॉर्थ इंडिया की समस्या पूरे को देखना किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वो इसको देख ही नहीं रही, बस दिल्ली पंजाब के नाम पे पॉलिटिक्स करती है। और हरियाणा में और गाजियाबाद में इतना पॉल्यूशन फैला रखा है इन्होंने, उसको ठीक करें ना। पहले आप पंजाब को बोलते थे, अब आपकी वहां सरकार आ गया, पंजाब पराली का पॉल्यूशन कम कर दिया। पंजाब में आप देखेंगे तो पराली का पॉल्यूशन कम हुआ है, लेकिन आज दिल्ली में दिल्ली का अपोर्शनमेंट कम कर दिया, पंजाब में पंजाब का पराली के धुएं में अपोर्शनमेंट कम कर दिया। लेकिन आप सोच के देखो ना, पॉलिटिक्स की जा सकती है दिल्ली और पंजाब के बारे में बात करके कि साहब दिल्ली पॉल्यूशन फैला रही है। यार दिल्ली के साथ साथ पूरे नॉर्थ इंडिया के सारे राज्यों की समस्या है। उत्तर प्रदेश में पराली चल रही है, मध्य प्रदेश में पराली चल रही है, यहाँ बढ़ रही है पराली जलने की घटनाएं। मेन प्रॉब्लम ये है कि चलो 2 सरकारें हैं दिल्ली में, भाजपा आ रही है, भाजपा बता दे उसके पास क्या विजन है, वो बताए और फिर सॉल्यूशन बताए कि भाई हम गाजियाबाद में बैन कर देंगे। बताए तो सही
कि गाजियाबाद में पॉल्यूशन वाहन डीजल के वाहन बंद हो जाएंगे, गाजियाबाद में आनंद विहार बस अड्डे पे इतना पॉल्यूशन हम कम कर देंगे, इतना हम कम कर देंगे, उस पर उनकी कोई बात ही नहीं है। उनकी बात है दिल्ली दिल्ली दिल्ली। सर ये सीएजी की एक रिपोर्ट जो है ये आप लोग क्यों नहीं टेबल होने दे रहे हैं? आपने इवन हाई कोर्ट में ही बोला कि अभी हम स्पेशल सेशन नहीं बुला सकते, वेस्ट है। तो अभी स्पेशल सेशन चुनाव में बुलाया भी नहीं जा सकता है, चुनाव के बाद सेशन होगा, प्लेस हो जाएगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएजी की रिपोर्ट बनाई है अपने दफ्तर में बैठ के, उसको पत्रकारों को बांट रही है, लो जी ये सीएजी की रिपोर्ट है। अरे सीएजी की रिपोर्ट तो मंत्री भी नहीं पढ़ सकता, सीएजी की रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री भी नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। सीएजी की रिपोर्ट केवल टेबल पर पढ़ी जा सकती है, हाउस पे, विधानसभा में पेश होगी, हो सकता है उसमें हमारी तारीफ लिखी हो, भाई सीएजी ने पहले भी हमारी तारीफ की है, हो सकता है अच्छी बातें लिखी हो, लेकिन एक प्रोसेस है सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करने का। अब पता नहीं बीजेपी ने कहीं से अपने आप में हेडक्वार्टर में बैठ के एक टेबल वो रिपोर्ट बनवा ली है सीएजी की, उसी को बांटे जा रही है, बोली ये सीएजी, हो सकता है सीएजी की रिपोर्ट में हमारी तारीफ लिखी हो। मनीष जी आप फाउंडर मेंबर रहे हैं और आपने बड़ा संघर्ष, आप भी साथ में रहे अरविंद केजरीवाल के, ये बड़ी मूवमेंट बनी, लेकिन हाल कुछ सालों में, लास्ट 2-3 सालों में एक कहते हैं कि इमेज को कोई डेंट पहुंचा है, ऐसा लगता है देखने में कि जैसे लिकर स्कैम हो, चलिए अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी आपको बेल पे आप हैं, और चाहे वो दूसरे स्कैम्स हों जिनकी बात ये लोग कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं आम आदमी पार्टी की इमेज एक कुछ डेंट हुई है? देखो आम आदमी पार्टी की इमेज एक ईमानदार नेतृत्व की है, पढ़ी लिखी पार्टी की है, काम करने वाली पार्टी की है, इसमें कहीं कोई डेंट नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर कोशिश करती रही, पहले काम रोकने की कोशिश करती रही तो काम नहीं रुके, फिर इन्होंने हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की, झूठे झूठे केस लगा के जेल में भी डाला, लेकिन जनता को पता है कि यार ये काम करवाने वाले लोग हैं, लोग हमारा काम जानते हैं, लोग जानते हैं कि अगर ये बेईमान होते तो आज बीजेपी की तरह पैसा बांट रहे होते, आके हाथ जोड़ के नहीं कह रहे होते जी हम आपके बच्चे के लिए स्कूल बनवाएंगे, होते कहते पैसा ले लो, वोट खरीद लो। आज बीजेपी वोट खरीद रही है, हम स्कूल के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो सर ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन, आपने इलेक्शन कमीशन को दिया इस बारे में कि कुछ प्रूफ कि बीजेपी पैसा बांट रही है? सारे मीडिया में घूम रहा है, साड़ी बट रही है, पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांटने वाला खुद कह रहा है हाँ मैंने बांटा, जूते बांट रहे हैं, एलिगेशन थोड़ी है, ये तो प्रूफ घूम रहे हैं सारे उसमें। इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमने टीम भेजी थी, कहीं साड़ी पड़ी मिली नहीं। सर मुझे एक और चीज पूछनी थी, ये शीश महल जिसका नाम लोग यूज करते हैं सो कॉल्ड, मैं भी कहता हूँ कि अगर इस पे आप लोगों को सफाई देनी चाहिए थी पहले, अगर आपको लगता है कुछ इसमें ऐसा है नहीं, आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया इसको, रेस्ट एश्योर क्यों नहीं किया पब्लिक को? आप तो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। हर एक मुख्यमंत्री का अपना घर है, हर एक राज्य में। प्रधानमंत्री जी 2700 करोड़ का महल बनवा रहे हैं, राजमहल बनवा रहे हैं, अब प्रधानमंत्री जी बता दें उसमें, अब ये कोई सफाई देने की चीजें थोड़ी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जिसकी 1 दशक से सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसकी 20 राज्यों में राज्य सरकारें हैं, वो जब दिल्ली का चुनाव लड़ रही है तो कह रही है जी हम स्कूल पे बात नहीं करेंगे, हम अस्पताल पे बात नहीं करेंगे, हमने क्योंकि गाजियाबाद में स्कूल नहीं दिखाएंगे, हम नोएडा के स्कूल नहीं दिखाएंगे, फरीदाबाद के, गुजरात के भी स्कूल नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ हमने बनवाए नहीं, हम बताएंगे केजरीवाल ने सोने का टॉयलेट बनवाया, ये हम झूठ बोलेंगे। भाई केजरीवाल के सोने के टॉयलेट पे चुनाव लड़ लो। हमने कहा भाई नहीं है सोने का टॉयलेट, बताओ कहाँ है सोने का टॉयलेट। तो स्विमिंग पूल बनवा लिया केजरीवाल ने अपने घर में जो सीएम आवास था, बता दो भाई कहाँ है, मैंने तो देखा नहीं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, केजरीवाल के सोने के टॉयलेट है कि नहीं है, मतलब केजरीवाल के टॉयलेट में सोने का हैंडल लगा है कि नहीं लगा, इस झूठ पे चुनाव लड़ रही है। पर मनीष जी ये इसलिए बोला जा रहा है कि वो एक बिल्कुल सिंपल एक उनकी इमेज थी कि मतलब एक वो वैगनआर में और एक मफलर, और आप जैसा जानते हैं हम लोग तब से देख तो रहे हैं फिर ऐसी, लेकिन महल में एकदम से आ जाना। ढूंढ के बताओ ना भाई कहाँ है वो सोने का टॉयलेट, कहाँ है वो स्विमिंग पूल जो इन्होंने अफवाह फैला रखी थी। झूठ बेनकाब हुआ ना, झूठ बेनकाब हुआ कि अब मैं बता रहा हूं ना, खोल दो राजमहल, 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री जी का राजमहल खोल दो, वहां 200-200 करोड़ के तो हीरे जवाहरात वाले झूमर लगे हुए हैं, खोल दो उसको। सर एक और जो सेंटिमेंटल और इकोलॉजिकल इशू है दिल्ली के लिए वो यमुना है। इस बार केजरीवाल जी ने खुद ये एडमिट किया कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, आप मुझे एक मौका और दीजिए। तो कितने मौके चाहिए आप लोगों को? देखिए केजरीवाल जी की मैं तो खुद मतलब उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और फॉलो करता हूँ एज ए लीडर। मुझे बड़ी अच्छी बात यही लगती है कि वो जो प्रॉमिस करते हैं ना, वो कभी किसी मामले को ये नहीं कहते कि नहीं ये तो जुमला था। उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे अमित शाह जी ने कह दिया था आके कि भाई ये 15 लाख का तो जुमला था, ऐसे ही बोल दिया था प्रधानमंत्री जी ने, देने थोड़ी ना होते हैं। तो केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि मैंने जुमला मारा था, बोले हाँ एक दिल्ली वासी होने के नाते दिल्ली में यमुना साफ होनी चाहिए और मेरा भी ख्वाब है
कि वो साफ हो, और मैं उस पर काम करूंगा। उतना काम नहीं कर पाया जितना करना है, मैं और आगे करूंगा। सर आप लोगों ने महिला सम्मान निधि कुछ तय की है और बुजुर्गों के लिए भी कुछ आप लोगों ने अनाउंसमेंट्स किए हैं, आज स्टूडेंट्स के लिए भी किए हैं। ये चुनाव के मौसम में सब अनाउंसमेंट्स क्यों होती हैं? और ऐसा भी एक बोला रहा है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, तो जब तक लोगों की जेब में ये पहुंचेगा नहीं तब तक आपको लगता है वो आप पर विश्वास करेंगे? 2100 रुपए की योजना, बुजुर्गों के लिए सम्मान, बुजुर्गों के लिए इलाज की योजना, पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 की योजना, ये अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली को लेकर एक विजन का हिस्सा है। उस विजन को अगले चुनाव के बाद में लेके आएंगे। उस विजन को अभी लेके आए और चुनाव के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो विजन जनता के सामने रखा है कि भाई हमने स्कूल पे काम किया, अस्पतालों पे काम किया, बिजली पे काम किया, पानी पे काम किया, हमने तीर्थ यात्रा पे काम किया, हमने फ्री बस पे काम किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने पे काम किया। आने वाले 5 सालों में हम इसके साथ साथ लोगों की वेलफेयर में ये और चीजें जोड़ेंगे। तो वो अच्छी बात है कि हम 5 साल के एक विजन भी, पुराने काम को आगे बढ़ाने का विजन और नए कुछ चीजें लाने का विजन चुनाव के समय पे लोगों के सामने रख रहे हैं। और आज केजरीवाल जी पे भरोसा है लोगों को कि देखो केजरीवाल जी कह रहे हैं तो करके दिखा देंगे, कोई और कहेगा तो मानेंगे नहीं, वो केजरीवाल जी कह रहे हैं तो करके दिखा देंगे। बट पंजाब में नहीं हो पा रहा सर एग्जीक्यूट। पंजाब में जितने प्रॉमिस किए हैं, हमने कहा था 6 स्कूल बनवाना शुरू करेंगे। आज पंजाब में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां बच्चे फर्श पे बैठते हों। सारी में शानदार स्कूल बनने लग रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनने लग रहे हैं। हमने बिजली कहा था 200 यूनिट फ्री करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री हो गई। तो पंजाब में चुनाव से पहले जितने प्रॉमिस किए थे उसका एक एक करके हर साल पूरे हो रहे हैं। ये भी होगा चुनाव से पहले। सर आप एक की प्लेयर हैं, इस बार आपने अपनी सीट क्यों बदल दी? तो ये सवाल मतलब बहुत ज्यादा जवाब लिंक किया जाना चाहिए। भाई मोदी जी ने गुजरात की जगह उत्तर प्रदेश से चुनाव क्यों लड़ा था? कुछ तो रणनीति रही होगी। तो हर एक राजनीतिक पार्टी, हर एक पॉलिटिकल लीडर अपनी एक रणनीति बना के चुनाव लड़ते हैं। जैसे मोदी जी ने एक समय आके गुजरात से इतने समय मुख्यमंत्री रहे, इतने समय सांसद रहे, उसकी जगह उन्होंने तय किया कि भाई मैं उत्तर प्रदेश में बनारस से लड़ूंगा। तो मेरे सामने भी एक राजनीतिक स्थिति थी कि क्या मैं देश के एक बड़े एजुकेशनिस्ट के लिए अपनी सीट छोड़ सकता हूं? जिस सीट से मैं 3 बार से लड़ रहा हूं, क्या मैं अवध ओझा जी जैसे एजुकेशनिस्ट जो इतना बड़ा एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे अपनी सीट से लड़ाओगे, मैंने कहा आ जाइए। तो मेरे सामने भी एक राजनीतिक स्थिति थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जिस सीट से जीतता आया हूँ आपको वहां से चुनाव लड़ाऊंगा। मैं तो पूरी दिल्ली में कहीं से भी लड़ सकता हूँ। मनीष जी आप तो घूम रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। अब ये सवाल हर चुनाव से पहले पूछा जाता है, कितनी सीटें आपके हिसाब से? आज प्रेडिक्शन कर दीजिए। एक बहुत कंफर्टेबल बहुमत की सरकार बनेगी। नंबर दे दीजिए कुछ सर। मैं बता रहा हूँ आपको। और कंफर्टेबल बहुमत की जो सरकार है, जब जनता आपको ये फील देने लगती है कि कंफर्टेबल बहुमत की सरकार आपको दे रहे हैं, तो फिर वो सीटों पे छप्पड़ फाड़ के देती है। तो छप्पड़ फाड़ के सीटें आएंगी, कितनी आएंगी वो और थोड़ा क्लोजर टू इलेक्शन और स्पष्ट होने लगेगा। आपको लगने रहा फाइट है, बीजेपी इस बार कुछ बेटर करेगी? अच्छी सरकार बन रही है। 2 सीट इधर उधर होने से कोई बेटर होता हो तो पता नहीं, पर हो सकता है 2 सीट ज्यादा ही आ जाए, हो सकता है 2 कम आ जाए, पर सरकार तो बहुत कंफर्टेबल बन रही है। सर एक और द्वंद चल रहा है आपके और बीजेपी के बीच में, वो है वोटर लिस्ट को लेके और ये रोहिंग्याज और ये बांग्लादेशी वोटर्स को लेके। इस पर आपकी क्या राय है? मतलब क्योंकि ये मुद्दा बहुत चर्चा में है इस समय। देखिए, रोहिंग्या पे तो हम कह चुके कि जिस तरह से रोहिंग्याज को लाके बसाया गया, और खुद हरदीप सिंह पुरी जी ने ट्वीट करके कहा कि भाई हम ससम्मान यहाँ रोहिंग्याज को बसाना चाहते हैं। बीजेपी के मिनिस्टर थे वो, उन्होंने ट्वीट करके कहा। तो इसका मतलब ये इनके प्लान का हिस्सा है। चुनाव आता है तो गाली देने लगते हैं, बाकी समय कहते हैं हम डिग्निफाइड तरीके से बसाएंगे। वोटर लिस्ट, सांसद के घर में 32-32, 50-50 वोट मिल रही हैं यार। कहाँ से आ रहे हैं लोग? 15 दिन में कई हजार नए वोट बनवाने के सबूत दिए कि देखो ये एप्लीकेशंस आए। कहाँ से आ रहे हैं ये? तो अनप्रेसिडेंटेड कुछ तो हो रहा है ना। चुनाव आयोग को उस पर जांच तो करनी चाहिए ना कि हो क्या रहा है। मेरा आखिरी सवाल और उसके बाद मैं अंत करूंगा। बहुत बार चर्चा में एक वर्ड रहता है फ्रीबीज, और इस बार लग रहा है कि सारी पार्टियां फ्रीबीज पे खेल रही हैं, तो क्या कहते हैं इस पे सब? देखिए, जनता के टैक्स का पैसा है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के बड़े बड़े दोस्तों के ऊपर खर्च होने से अच्छा है कि जनता को सहूलियतें मिलें उससे। और अच्छी बात है कि केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स बाकी पार्टियों को अब स्वीकार हो रही है कि हाँ यार, पहले हम जिस आदमी का मजाक उड़ाते थे, पॉलिटिक्स तो वो जनता के हित की करनी पड़ेगी, जनता के हित की पॉलिटिक्स का मजाक नहीं उड़ा सकते। लेकिन बात यह है कि भरोसा किसका है? फ्रीबीज देने की बात तो कर सकते हैं लोग। केजरीवाल जी ने तो कह दिया ना, पहले यही लोग केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते थे, रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी। केजरीवाल जी ने कहा हाँ मैं रेवड़ी बांट रहा हूँ, मैं दोस्तों को रेवड़ी नहीं बांट रहा, मैं जनता को रेवड़ी बांट रहा हूँ। तो अब ये कह रहे हैं हम भी बांटेंगे, लेकिन अब सवाल है भरोसा कौन बांटेगा?
जनता का भरोसा किस पे है?